बस समस्या ये थी कि भाई सैलरी का जो पता चला था शुरू में, तब मैं भी थोड़ा-सा चौंक गया था। मैं कह सकता हूँ क्या कारण रहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा दुखद है। तब पता चलता है कि हमें बेनिफिट मिल रहा है उसका या फिर हमारा शोषण हो रहा है। अब जो निगम है, निगम में भी एक कॉर्पोरेशन ही बन रहा है इनका। लॉस इसमें ये है कि अगर ये निकाल दिया गया, तो सरकार पल्ला झाड़ लेती है, भाई हमारे कर्मचारी नहीं है, कंपनी कर्मचारी हैं। बात करें अगर हम एनएचएम कर्मचारियों की तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लगातार ये कर्मचारी अथक मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो बातें कही गई हैं अभी तक कहीं ना कहीं वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। कर्मचारियों को भी तमाम तरह की समस्याएं होती हैं जिसको लेकर लगातार वो सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, और ऐसे में संगठन के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जितने भी धरातल पर समस्याएं होती हैं संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा उनको सरकार तक पहुंचाया जाता है, फिर एक एक करके समस्याओं का हल भी होता है। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मयंक जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब क्या कुछ तैयारियां चल रही, किस तरह से कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। मयंक जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, एक चीज देखने को मिल रही है, जो एनएचएम के कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं जैसा कि लंबे समय से बनी हुई हैं, लगातार आप लोगों के द्वारा भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं, और उस बीच में देखने को मिला अभी जैसे कि वेतन नहीं आ रहा था लंबे समय से, और जिसके बाद सरकार की तरफ से पोर्टल की बात कह दी गई। इस तरह की समस्याएं आगे ना हो तो इन सारी चीजों के लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अब वेतन आ चुका है आप लोगों को? हाँ, देखिए सबसे बड़ी समस्या वर्तमान की जो थी, वेतन की थी। बाकी समस्याएँ चल रही थी, उनका निवारण भी चल रहा था। जैसे लास्ट टाइम अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हमने करवाए थे। बहुत समय की वो चल रही थी प्लानिंग इसके लिए, वो समस्या थी। लेकिन इस समय जो था कि 2 महीने से वेतन का ना आना और साथ में त्योहार आना। आपके दशहरा का त्योहार था, अब दीपावली आने वाली है। तो इसके लिए हमारी ऊपर बात हुई थी एमडी मैडम से, तो उन्होंने बहुत अच्छा, ख़ैर मैं कहूँगा धन्यवाद दूँगा उनका कि उनकी टीम ने और उन्होंने लग के जो है मेहनत करके अभी इस लगभग ज़िलों की सैलरी निकल गई। 8 ज़िलों की मैंने अभी फ्राइडे को लिस्ट भेजी थी, उसके बाद में शनिवार संडे पड़ गया। फिर मैं भी लखनऊ आया हुआ हूँ, आज जाऊँगा मैं, तो वहाँ पे देखूँगा उसमें। तो 8 ज़िले लगभग थे, जिसमें एक बस्ती है आपका, एक आपका फर्रुखाबाद और बरेली वगैरह, तो गोंडा वगैरह ये थे, तो इनका लिस्ट मैंने भेज दी थी। उन्होंने, मैडम ने बोला था कि मैं मंडे को दिखवाती हूँ और इनकी निकलवाती हूँ सैलरी। बस समस्या ये थी कि भाई सैलरी का जो पता चला था शुरू में, तब मैं भी थोड़ा-सा चौंक गया था। ये बताया गया था कि जो स्पष्ट पोर्टल के थ्रू हो रहा है, ये आपका सैलरी अक्टूबर के बाद लगभग आएगा। तो वो अक्टूबर के बाद आके मैंने कहा फिर दिसंबर में ये जो अपना जो है ये दशहरा, दिवाली जो है इस महीने में, अक्टूबर में, तो मैं कहा ये कर्मचारी कहाँ से मना पाएँगे? अल्प वेतनभोगी हैं। और सबकी मासिक किस्त किसी कट रही है, किसी का दूध का खर्चा, और ये सब लगा के जो है ना, एक प्लानिंग बनी होती है हमारे एम्प्लॉय की, कि जैसे ही महीना पूरा हो तो हम सैलरी आए और सैलरी तुरंत आते ही हम लग जाएं। सैलरी थोड़ा लेट भी होती है, तब भी कर्मचारी करने लगते हैं हम कहाँ से किस्त दें, और यहाँ 2 महीने रुक गए। तो उसके लिए फिर मैंने फाइनल बात हुई थी, मैडम दशहरे तक हमें सैलरी चाहिए चाहिए कैसे भी। तो उन्होंने भी खूब कॉपरेट किया। मैंने वही बता रहा हूँ, धन्यवाद दिया, मैंने उनका धन्यवाद देता हूँ कि भाई उनके लगने से, और हमारी डीपीएमयू भी जो है लगी। और डीपीएमयू को आपको बता दूं मैं कि दिसंबर तक की छुट्टियां, संगठन के प्रेशर में छुट्टियां तक उनकी रद्द हो गई, और उन्होंने 3-4 दिन जो है छुट्टियों में भी लगातार काम करके सैलरी निकलवाने का काम किया है इन लोगों का। बस थोड़ा जो 4-5 जिले हैं वहाँ की डीपीएमयू से थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ क्या कारण रहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा दुखद है कि उन्होंने इतना सोचते या लेट काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे कर्मचारी वहाँ पर परेशान हैं। जी। मयंक जी, एक चीज़ और देखने को मिली कि जब अभी सत्र चल रहा था उस दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि गठन होगा आयोग का, उसके बाद निगम के गठन की बात हुई। इसके पहले भी लेकिन कई सारी चीज़ें होती हुई नज़र आई, और ये कहा गया कि धरातल पर चीज़ें जब लागू होंगी तो बेहतर होंगी। लेकिन कर्मचारी कहीं न कहीं निगम के गठन से नाराज़ भी नज़र आए, तो कुछ कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रशंसा करते हुए भी नज़र आए। तो किस तरह से कर्मचारी समझे कि अगर निगम का गठन होगा तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या फिर समस्याएँ होंगी? देखिए कहीं न कहीं फ़ायदा भी है और नुकसान, ये सब देखो इसका जब धरातल पे आ जाएगा पूरी पॉलिसी ये, तब पता चलेगा कि हमें फ़ायदा जो बोल रहा है। देखो गवर्नमेंट कई तरह की घोषणाएँ कर देती है, लेकिन उसके बाद जब वो धरातल पर आता है, तब पता चलता है कि हमें बेनिफिट मिल रहा है उसका या फिर हमारा शोषण हो रहा है। एक्चुअली में क्या है कि अभी तक क्या था, कंपनियों के द्वारा ये रखे गए हैं आउटसोर्स कर्मचारी, और सबसे बड़ा ये है कि उन्हें पूरी सैलरी नहीं मिल पाती, क्योंकि कंपनी को जाती है सैलरी गवर्नमेंट से, और कंपनी फिर मनचाहा उन्हें अपना काट के उन्हें देते हैं अपना, कहीं 7,000 दे दिया, कहीं 10,000 दे दिया, मतलब मनचाही वो चलाते हैं उसमें अपना मनमानी। अब जो निगम है, निगम में भी एक कॉरपोरेशन ही बन रहा है इनका। अब वो भी मेरे ख्याल से किसी ये कंपनी वगैरह ही हायर करेंगे, उसी के थ्रू होंगे। तो उससे क्या रहता है कि अगर सरकार से हम हैं, तो एक तो सीधा वेतन आता है जितना मेहनत करते हैं हम, सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है, अगर हमें कोई परेशानी हो, जैसे हमारा नौकरी पे कोई खिलवाड़ करे या कुछ भी करे, तो हम लास्ट में माननीय न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, और वहाँ से क्या होता है कि हमें मिल जाता है, उसमें बेनिफिट, हमारी गलती नहीं होती तो हमें वापस ले लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। लेकिन
ये जो कंपनी के द्वारा है, सबसे बड़ा लॉस इसमें ये है कि अगर ये निकाल दिया गया तो सरकार पल्ला झाड़ लेती है, भाई हमारे कर्मचारी नहीं है, कंपनी कर्मचारी हैं, और कंपनी कर्मचारी वहाँ बोलते हैं तो न्यायालय भी वहाँ कुछ नहीं कर पाता, और बंदे को जो है घर बैठना पड़ता है, जिससे पूरा परिवार उनका सफ़र करता है। ये चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि निगम में बेनिफिट ये है कि ईपीएफ, ईएसआईसी और कुछ मतलब इन्होंने बताया कि इनके लाभ मिलेगा, लेकिन अगर वो रहेंगे कंपनी से ही तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा परिवर्तन, और इतना ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा। एक चीज़ और मैम जी देखने को मिली, समान कार्य समान वेतन लंबे समय से आप लोग मांग करते हुए नजर आए हैं, और इसके साथ बात भी सही, क्योंकि एक लंबा समय आप लोगों ने दिया है विभाग को और कहीं ना कहीं ये आप लोगों का हक भी है। तो इसके लिए क्या 2027 के चुनाव के पहले आप लोग कोई मुहिम जारी करेंगे? नहीं, बिल्कुल। इसमें जो है देखो, सबसे बड़ी बात है इस समय वेतन का मामला जो है, हम लंबे समय से जो है वेतन विसंगति के लिए प्रयास करते आ रहे हैं। होता क्या है कि जो एमडी सर आए पीछे या मैडम आई, वो पॉलिसी इस पे काम करते हैं, काम करने के बाद जब पॉलिसी फाइनल होने आती है ये वेतन विसंगति के लिए, तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, या वो वहाँ ट्रांसफ़र तक खींचते हैं इसे। तो उस ट्रांसफ़र होने के बाद वो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो होने के बाद फिर वेतन विसंगति। एक्चुअली में जो टोटल पीआईपी हमारा होता है बजट, उसका 3% पहले आता था हमारे राज्य के लिए, और 3% ये लोग ऐसे ही भेज देते थे वापस। ये इनसे इतना रिक्वेस्ट किया गया कि आप इस 3% का फ़ायदा कम से कम एम्प्लॉय को दिला दें, आपकी जेब से क्या जा रहा है। तो एक दो एमडी ऐसे थे जिन्होंने बनाई भी पॉलिसी, उस पर काम भी हुआ, हमने उन्हें बना के दिए, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो अब समस्या वही वेतन की है कि इतने अल्प वेतन में बंदा कैसे क्या करे, जहाँ एक अधिकारी जो है परमानेंट, उसकी एक मोबाइल की जो चार्ज पड़ता है, उतना एक एक बंदा सैलरी ले रहा है, उसमें अपना मोबाइल भी देखना, उसे अपना घर का किराया भी देखना, सब कुछ देखना। एचआरए भी हम पर लागू नहीं है, ताकि हम अगर गवर्नमेंट फ्लैट या भवन की सुविधा ले लें, नहीं मिलता हमें, क्योंकि एचआरए नहीं है हमारे ऊपर लागू। किराए का मकान लेना पड़ता है, अब किराए के मकान आजकल 5-10 हज़ार में मिलते हैं, इतनी सैलरी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है। तो इसके लिए हमारा जो भविष्य का है, यही है कि भाई एक हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अभी हम प्रोग्राम भी देखेंगे अपने हेल्थ मिनिस्टर सर का, उनसे प्रोग्राम लेंगे, उसके थ्रू हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी रिक्वेस्ट सुने और करे। क्योंकि 17 में आपको बता दूं मैं बड़ी बात, कि 17 में माननीय राजनाथ जी ने हमसे बोला था, अधिकार दिलाओ रैली एक थी, कि उसमें आप आइए, हमारे ही कर्मचारी उसमें सारे पहुंचे थे, और हमने पूरा, उस समय सपा सरकार थी, तब वो उन्होंने, राजनाथ जी ने खुले मंच से कहा था, हमसे वादा किया था कि भाई हम आपका नियमितीकरण करेंगे अगर भाजपा आती है तो, और खुले मन से भी कहा था कि भाई मुख्यमंत्री के पास कुबेर का खजाना होता है, बस एक नियत चाहिए परमानेंट करने के लिए। बोले इनके पास नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे परमानेंट। तो 2017 में उनका देखा, हमने लड़ाया पूरे संगठन के साथ, भाजपा की गवर्नमेंट आई, उसके बाद में फिर आई, अभी तक वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि रिक्वेस्ट करेंगे, अभी हमें वादे याद दिलाएंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हमें मजबूरन जो है 26 में एक समान कार्य समान वेतन या नियमितीकरण को लेके एक आखिरी और आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जी। हमारे साथ मौजूद थे मयंक जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि 2027 के पहले इन कर्मचारियों के द्वारा जरूर लड़ाई लड़ी जाएगी, और जो छोटी छोटी समस्याएं उसको लेकर लगातार संगठन के पदाधिकारी अथक प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल होगा और जल्द ही इन कर्मचारियों के हक और अधिकार इनको मिल जाएंगे। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं, आप देख रहे हैं टीवी।